हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं थर्ड एपिसोड के साथ। अनया और उसकी फैमिली अगले दिन पुणे पहुंच जाते हैं। पुणे अपने घर जाते हैं। इनका घर ना ज़्यादा बड़ा था और ना ज़्यादा छोटा। ये एक 6 बेडरूम का 3 मंजिला मकान था। अच्छा था कह सकते हैं। और सभी जो है वहाँ जाते हैं। जाकर सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं, फ्रेश वगैरह होकर बाहर आते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें खा पी कर फिर वो सभी जो है रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। अनाया भी अपने कमरे में जाती है और जाकर दरवाज़ा लॉक कर देती है, क्योंकि प्रिया उसके पीछे पीछे आ रही थी और प्रिया से ही बचने के लिए उसने दरवाजे को लॉक कर दिया था। अनाया कमरे में जाती है, जाकर सीधे बेड पर गिर जाती है और अपनी आँखें जो है बंद कर लेती है। सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको उसकी आंखों के सामने बस वही मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आ रहा था, जैसे आकृति मुस्कुराते हुए उसे देख रही हो। फिर वो झट से अपनी आंखें खोलती है और खुद से ही कहती है, क्या हो गया है मुझे। एक लड़की ही तो थी, लेकिन बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा। और ये मैं क्या सोच रही हूँ, क्या हुआ। सो जा अनाया, सो जा, तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर दादी माँ गुस्सा करेंगी। यही बोलते हुए अपनी आंखें जो है फिर से बंद कर लेती और सोने की बहुत कोशिश करती है। जब उसको नींद नहीं आती है और आकृति का चेहरा बार बार आने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी अजीब सी हो जाती है। वो अपना मोबाइल निकालती है, कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक लगाती है और लगाने के बाद अपनी आंखें जो है बंद कर लेती है और अपनी बाहों में एक पिलो को पकड़ लेती है। इसे करीबन काफ़ी समय के बाद उसको अच्छे से बिल्कुल नींद आ जाती है और वो सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आकृति मिरर में देख रही थी और मिरर में खुद को जो होता है क्रीम वगैरह अप्लाई कर रही थी, लेकिन पता नहीं किसी सोच में डूबी हुई थी, शायद किसी के बारे में सोच रही थी। तभी जो है उसकी नज़रें मिरर पे जाती है। मिरर में उसको अनाया का चेहरा दिख रहा था। अनाया जो है एक टक बस आकृति को ही देखे जा रही थी। आकृति मिरर में अनाया को देखकर थोड़ा चौंक जाती है और चौंक कर वहाँ से साइड हो जाती है, क्योंकि वो अभी अपने रूम में थी और रूम लॉक था। तो अपने रूम में थोड़े से कपड़े सही नहीं थे, मतलब नॉर्मल से कपड़े पहन रखे थे। उसको ऐसा लगा जैसे अनाया उसको देख रही है। आकृति जो है एक बार फिर से मिरर की तरफ देखती है। मिरर में उसको अनाया ही नज़र आती है। अनाया मिरर से बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो धीरे धीरे आकृति के पास जाने लगती है, लेकिन आकृति अपने कदम पीछे लेने लगती है। अनाया बस उसके करीब चले जा रही थी और आखिरी में आकृति जो है एक दीवार से टिक जाती है, क्योंकि पीछे जाने का रास्ता बंद हो चुका था। अनाया जस्ट उसके करीब आ चुकी थी। वो अपना एक हाथ आगे ले जाती है, उसको कमर से पकड़ती है और अपने करीब खींचते हुए कहती है, क्या हुआ, मुझसे भाग रही हो, कहाँ जाओगी मुझसे भागकर, मैं यहाँ रहती हूँ। वो उसके दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ से मुझे कहाँ निकालोगी, कैसे निकालोगी। यही बोलते हुए जो है थोड़ा सा अपना सिर झुकाती है, क्योंकि अनाया की हाइट आकृति की हाइट से थोड़ी ज़्यादा थी। झुकाती है और तुरंत उसकी लिप्स पर अपना लिप्स रख देती है और उसको किस कर रही थी। किस कर ही रही थी, तभी जो है आकृति अपनी आंखें खोलती है और तुरंत झटके से उठकर बैठ जाती है। ये सपना था। यस, ये सपना था। आकृति जो है सो रही थी और सपने में अनाया आई थी और उसको किस भी किया। आकृति अपने लिप्स पे हाथ रखती और कहती, ये क्या था, क्यों तुम मेरे ख्यालों में हो,
तो एक लड़की होना, और एक लड़की होकर एक लड़की के ख्यालों में ये सही नहीं है। क्या हो गया मुझे। वो अपने सिर पे हाथ रखती है और कहती, आकृति रिलैक्स, कुछ नहीं है, एक सपना ही तो है, सपना कभी हकीकत थोड़ी ना होती है। आकृति खुद को शांत करती है। वहीं टेबल साइड पर पानी रखा हुआ था बॉटल, वो पानी उठाती है, पीती है और फिर वो खुद को सोने की कोशिश करती है, रिलैक्स करती है। लेकिन इतना जल्दी कहाँ होने वाला था। बस बार बार वही ख्याल उसके मन में आ रहा था। अनया ने उसको किस किया, कैसे, बार बार अपने लिप्स पर उंगली रख रही थी जैसे वो रियल में हुआ हो। उसको ऐसा फील हो रहा था, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं था। वहीं अनया भी सो चुकी थी, लेकिन नींद में ही। वो देखती है कि एक लड़की उसके कमरे में आई थी, मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों को ठीक कर रही थी। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसको जो था ना कि जब बालों को साफ़ कर रही थी, जैसे नहा धोआ कर आकर आदमी बाल साफ़ करता है ना, तो पानी की कुछ छींटे जो है बेड की तरफ जाती है और जिससे अनया की नींद खुल जाती है। अनया जब अपनी आंखें खोलती है, इधर उधर नज़रें घुमाती है, तभी उसकी नज़र उस मिरर के सामने खड़ी लड़की पे पड़ती है। हालांकि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो देखती है वो लड़की इस वक्त साड़ी में थी। हालांकि अभी साड़ी ठीक से पहनी नहीं थी, बस थोड़ी सी कमर का शेप पीछे से भी नज़र आ रहा था। उसका वो बैकलेस ब्लाउज बहुत क्लियरली नज़र आ रही थी। अनया अपने बिस्तर से खड़ी होती है, खड़ी होकर बस उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि लड़की पीछे से बहुत बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। वो लड़की जो है एक स्माइल के साथ पीछे पलटती है, और जैसे ही वो पीछे पलटती है, अनया उसको देखकर चौंक जाती है। तुम यहाँ? वो लड़की धीरे धीरे अनया के पास आती है। अनया वहीं खड़ी थी बेड से उतरने के बाद, लेकिन वो लड़की अनया के पास आते हुए कहती है, क्या हुआ, उठ गए, नींद पूरी हो गई? अनया कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं आपकी वाइफ हूँ, कहाँ जाऊँगी, यहीं तो रहूँगी। ओ वाइफ? अनया आगे कुछ कहती है, वो लड़की उसको गले से पकड़ती है और अपने करीब करते हुए उसके चिक्स पर किस करते हुए कहती है, क्या हुआ, आप शौक हो कि मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ? हाँ, मेरी वाइफ। अभी वो ऐसा बोली ही थी, उसकी भी नींद खुल जाती है और वो उठ के बैठते हुए कहती, कहाँ मेरी वाइफ कहाँ है? वो इधर उधर नज़रें घुमाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो अपने गालों पे हाथ रखती है तो वहाँ भी कुछ नहीं था। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, अरे यार फिर से सपना, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। कौन हो तुम, कहाँ पर हो, कहाँ ढूंढी मैं तुम्हें? क्या तुम बनारस की रहने वाली हो या कहीं और की? यार मुझे उस दिन पूछ लेना चाहिए था, उसका नाम भी पता चल जाता। क्या करूं? यही सब सोचते हुए अनया उठती है, बालकनी से हट चली जाती है। बालकनी में जाकर खड़ी होती है। ऊपर चांद की रोशनी बालकनी में आ रही थी। वो चांद की तरफ देखते हुए कहती है, कौन हो तुम? काश कि मैं तुम्हारा नाम जान पाती। कहाँ हो तुम? क्या तुम सच में बनारस की रहने वाली हो? कोई बात नहीं, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी। इस दुनिया के हर कोने में मैं तुम्हें ढूंढूंगी। इतना तो मुझे पता है कि तुम इंडियन हो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुम बनारस की ही रहने वाली हो, क्योंकि तुम्हारा वेशभूषा, तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा बोलने का तरीका मुझे ऐसा फील करा गया। लेकिन फिर भी अगर तुम बनारस की नहीं भी हुई तो मैं तुम्हें हर एक स्टेट में ढूंढूंगी, हर जगह। तभी उसके दिमाग में आता है उसकी 2 महीने के अंदर शादी करवानी है। दादी माँ तो उसके पीछे पड़ चुकी हैं शादी की। अनया अपने सिर पे हाथ फेरते हुए कहती, अरे यार क्या करूँ मैं?
2 महीना है मेरे पास, 2 महीने के अंदर इसे ढूंढना होगा किसी भी तरह। यही सब सोचते हुए बस वहीं बालकनी में रखे एक सोफे पर बैठ जाती है। बैठ के जाती है, यूँ कहूँ कि लेट जाती है सोफे पर, और चांद की तरफ देखते हुए अपने में ही कुछ बातें करते हुए ना जाने कब वो सो जाती है। वहीं अनाया का भी हालत वही था और आकृति की भी हालत वही था। अब देखना ये बनता है कि कब दोनों एक दूसरे के सामने दोबारा आते हैं, कब वो एक बार फिर से मिलेंगे। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद जो है अनाया अपने रूम से बाहर आती है। आने के बाद देखती है कि उसकी दादी माँ, मम्मी, पापा, दादू एक जगह बैठकर चाय पी रहे थे। प्रिया अभी नहीं उठी थी। प्रिया जो है अभी शायद सो रही थी। सर्वेंट जब देखते हैं कि अनाया आ चुकी है तो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आते हैं। अनाया जाती है अपने दादू के पैरों के पास, नीचे बैठ जाती है और उनके गोद में अपना सिर रखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग बच्चा, उठ गए? हाँ। क्या हुआ, आपका चेहरा थोड़ा डल लग रहा है? नहीं, वो मैं ठीक से सोई नहीं। और क्यों? वो दादी की तरफ देखते हुए कहती है, दादी। हाँ बेटा। दादी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिर्फ दादी से बात करनी है? अनया की माँ ने पूछा। नहीं मम्मा, मुझे आप सबसे बात करनी है, लेकिन पहले आप लोग वादा करो कि आप मुझे सपोर्ट करोगे। सभी जो है एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, दादाजी, दादी माँ, पापा, माँ। लेकिन फिर भी उनकी इकलौती बेटी थी, उसका हर डिमांड पूरा करना उनके लिए खुशी की बात है। यही सब सोचते हुए वो वादा कर देते हैं कि ठीक है, हम तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, हम करेंगे। ठीक है। वो दादी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, दादी माँ। हाँ बोलो। दादी माँ, आपने कहा था कि मुझे 2 महीने के अंदर शादी करनी है। हाँ बच्चा, तुम्हें 2 महीने के अंदर शादी करनी ही है, गुरुजी ने बोला है। दादी माँ, क्या डेट थोड़ा और आगे नहीं बढ़ा सकते? आप गुरुजी से बोलो ना कि कोई भी पूजा पाठ या जो भी करवाना पड़े करवाएं, लेकिन शादी का डेट थोड़ा आगे बढ़ा दें। दादी माँ कहती है, नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। दादी माँ प्लीज़। तो अनाया की माँ कहती हैं, पर ऐसा क्यों करना चाहती हो? माँ प्लीज़, पहले आप गुरुजी से बात करो, उसके बाद मैं आगे की बात करूँगी। दादी माँ जो है अपनी बेटी की, अपनी पोती की बात कैसे टाल सकती है? उनकी इकलौती पोती थी और उसी से फैमिली आगे बढ़ेगी। यही सोचते हुए तुरंत गुरुजी को कॉल लगाती है और थोड़ी देर बात करने के बाद उनका चेहरा जो है थोड़ा सा उदास हो गया था, क्योंकि गुरुजी ने साफ साफ मना कर दिया था कि 2 महीने के अंदर अनाया की शादी होनी ही चाहिए किसी भी हाल में। और उन्होंने ये भी बताया था कि आप चिंता मत कीजिए, वो चाहे या ना चाहे, उसकी कुंडली, उसका भाग्य पहले से तय है और लिखा हुआ है कि उसकी शादी 2 महीने के अंदर होकर ही रहेगी। दादी माँ जब ये सुनती है तो कहीं ना कहीं उनको खुशी भी मिलती है, लेकिन अपनी पोती का चेहरा देखकर थोड़ी सी उदास भी हो जाती हैं। आखिर 25 साल कोई ज़्यादा नहीं होती है लड़की की उम्र, और शादी की कोई जल्दबाजी भी नहीं था, लेकिन उसकी जो ग्रह नक्षत्र और कुंडली में जो प्रॉब्लम थी वो शादी के बाद ही टलने वाली थी, ऐसा उनके गुरु जो थे उनका मानना था, या यूँ कहूँ कि उसके जन्म पत्री जो होती है उसमें लिखा हुआ था, ऐसा कुछ था। तो दादी माँ भी सोचती हैं, चलो ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। आखिर इकलौती थी घर की, तो सबको टेंशन तो होनी ही थी, भले ही इसमें कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन एक बच्चा होने का कारण भी इंसान ना चाहते हुए भी इन सारी चीज़ों पर विश्वास करने लगता है। जब देखती है अनाया की दादी माँ ने फ़ोन रख दिया है तो उनसे पूछती है, क्या हुआ दादी माँ, क्या बोला गुरुजी ने? दादी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें 2 महीने के अंदर शादी करनी ही होगी, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जब ये सुनती है अनाया तो उसके चेहरा थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो दादी माँ कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम क्या कहना चाहती हो वो तुम बोलो। अनाया भी सोचती है कि हाँ, मैं अपने फैमिली को बता देती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ, फैमिली ने सपोर्ट किया तो वो जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढ लेगी। अनाया बड़ी ही ज़्यादा हिम्मत जुटाते हुए अपनी फैमिली से बात करना स्टार्ट करती है, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रिया का आगमन
हो जाता है। प्रिया देखती है कि यहाँ का माहौल कुछ और ही है, तो वो भी आती है, आकर जो है अनाया की मम्मी के बगल में बैठ जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग दादू, गुड मॉर्निंग अंकल। मतलब सबको गुड मॉर्निंग बोलती है, अनाया को भी बोलती है। अनाया उदास थी, बस रिप्लाई में गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं, मैं फैमिली वालों को बता रही हूँ। क्या बता रही हो? वही जो हमने स्टेशन पे बात किया था। क्या? हाँ। दादी माँ और उनकी फैमिली जो है कंफ्यूज थी कि ये दोनों क्या बात कर रही थी, लेकिन जो है फिर भी प्रिया सोचती है चलो ठीक है, फिर घर में बताने के बाद अच्छा ही है, अगर सब लोग सपोर्ट करता है तो उस लड़की को ढूंढना, उसके बारे में जानना आसान हो जाएगी, क्योंकि अनाया भी कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, बस ये एक गुप्त फैमिली है। एक होता है नहीं है कि किसी चीज़ों से छिपा के रहना, अनाया ही वो कारण है जिसके कारण पूरी फैमिली छिप कर रह रही थी, क्योंकि उसकी जान को खतरा है किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर, जिस कारण वो उनकी फैमिली एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। लेकिन है ये लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, ये आगे पता चलेगी। अनाया भी बताना स्टार्ट करती है, कैसे वो सारी चीज़ें बताती है कि कैसे वो उस लड़की की जान बचाई थी, कैसे वो लड़की, मतलब सारी चीज़ें जो भी थी सब कुछ बताती है। वो लड़की को देखते हैं, उसको कैसा फील हुआ था, उस लड़की जाते जाते स्माइल की थी तो वो स्माइल देखकर उसको कैसा फील हुआ था, रात रात में उसको बेचैनी सी हो रही है, उसको मिलने का तड़प महसूस हो रहा है, वो सारी चीज़ें अपनी फैमिली को बता रही थी। और फैमिली वाले बस आंखें फाड़े अनाया की बातें सुन रहे थे, सिवाय दादी माँ के। दादी माँ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, हालांकि वो भी छोटी थी, लेकिन अंदर से एक संतुष्टि फील होती है ना, जैसे एक होता नहीं है कि चलो हमारे बच्चे को एक साथी की महसूस कमी होने लगी थी, उसे भी अब एक साथी की ज़रूरत थी, और शायद कहीं ना कहीं उसके दिल में उस इंसान ने जगह एक ही नज़र में बना लिया है। दादी माँ पूरी बातें सुनने के बाद दादी माँ कहती है अच्छा क्या नाम है उस लड़की का? अनाया थोड़ी उदास स्वर में कहती है पता नहीं दादी माँ, मैंने नाम नहीं पूछा। अच्छा कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता। ओके, ना नाम पता है ना जगह पता है, चेहरा याद है? हाँ दादी माँ बहुत अच्छे से। ओके, तो उसका स्केच बना सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स बना सकती हूँ। तो फिर ठीक है, लग जाओ काम पर। वो दादू की तरफ देखती है और पापा की तरफ देखती है, तो वो दोनों भी कुछ नहीं कहते, बस आंखों से इशारा करते हैं कि हाँ बेटा लग जाओ काम पर। लेकिन अपनी माँ की तरफ जब देखती हैं तो माँ थोड़ी कंफ्यूज थी। क्या हुआ माँ? बेटा क्या तुम सच में लड़कियों में इंटरेस्ट? माँ मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस उसी लड़की में इंटरेस्ट है जो पहली नज़र में आपकी बेटी के दिल में यूँ कहूँ दरवाजे पे दस्तक दे चुकी है। माँ क्या बोलूँ मैं, आप लोग रुको, मैं उसका स्केच बनाती हूँ। मैं बता दूँ अनाया बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और साथ में स्केच आर्टिस्ट भी। वो अपने एक होता नहीं छिपी आइडेंटिटी के साथ, एक हिडन आइडेंटिटी के साथ वो अपना स्केच जो है सेल करती थी और काफ़ी अच्छी कीमतों पर उसका स्केच बिकता था। और एक नाम था, उसने ऑनलाइन अपना नाम बना रखा था, काफ़ी अच्छी स्केच बनाती थी उसने। कई बार एक होता नहीं है पुलिस वाले भी बुलाते थे स्केच वगैरह बनाने के लिए, किसी गुंडे का किसी वो चीज़ का मतलब आते थे, उसको इनविटेशन दिया जाता था, लेकिन वो गुप्त तरीके से मेल किया जाता था और मेल में उस इंसान को एक जो स्केच बनवाने वाला था उसका रिकॉर्डिंग करके और बता दिया जाता कि मतलब किस तरह से स्केच बनानी है, और वो बस रिकॉर्डिंग वीडियोस देखकर ही उस इंसान के इशारे को समझकर वो स्केच बना देती थी। काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी और ख़ास करके स्केच के मामले में बहुत। वो जाती है अपना, उसका एक अलग सा रूम दिया गया था सिर्फ स्केच बनाने के लिए। वो सारी चीज़ें थी वहाँ पे, कलर पेंसिल वगैरह सब कुछ, जितनी भी चीज़ें चाहिए
वो सारी चीज़ें थी। वहाँ जाती है, वहाँ से कुछ चीज़ें पेपर और पेंसिल वगैरह सब चीज़ उठाती है, उठाकर हॉल में आती है और सोफ़े के साइड में ही नीचे ही बैठ जाती है और वो पेपर स्टैंड पर लगाती है और अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। अभी नाश्ता वगैरह सब कुछ बाकी था, कोई नहीं किया था, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट देखकर पूरा परिवार शॉक था, खास करके दादी माँ। ये लड़की, इसे अगर भूख लगे तो ये बेचैन हो जाती थी। अनाया को भूख बर्दाश्त नहीं होता था। अगर वो ज़रा भी लेट हो तो उसको चिड़चिड़ापन होने लगता था, वो गुस्सा करने लगती थी। लेकिन आज उसने सिर्फ एक कप कॉफ़ी में से 2-4 ही घूंट लिए थे और बाकी की कॉफ़ी ऐसी पड़ी थी। नाश्ते का टाइम भी 10 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका था, लेकिन वो लड़की नाश्ते पर ना ध्यान देकर, अपने ऊपर ना ध्यान देकर वो स्केच बनाने में बिजी थी। उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल थी और पूरा परिवार बस उसी को देखे जा रहा था। और जैसे जैसे स्केच बनाना स्टार्ट करती है ना, अपनी आंखें बंद कर लेती है और बंद करके उस लड़की का चेहरा, यानी कि आकृति का चेहरा, उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसके कान, उसके हेयर, सब कुछ याद करने लगती है। और करीबन 1.5 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार स्केच बनाकर रेडी कर देती है। बस उसमें कलर देना बाकी था और जब कलर देती है ना, वाओ, जस्ट होता नहीं, सेम टू सेम जिस तरह से उस लड़की से वो मिली थी, यानी कि भीगे हुए और कपड़े इस बॉडी से चिपकी हुई जो बाल थी, बाल जो है भीगने के बाद इधर उधर चिपक जाती हैं। उसकी आंखें, वो ब्राउन आंखें, उसके आईब्रो, उसके लिप्स, नोज़ इतनी शार्प बनाती है ना, इतना क्लियर बनाने के बाद उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो तुरंत अपना स्केच जो है बैक की तरफ घुमाती है और पूरी फैमिली को दिखाती है। और जब ये तस्वीर पूरी फैमिली देखती है तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है। दादी माँ कहती है, वाह, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमने इसे ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़की भींगी हुई है। तो अनाया कहती है, दादी माँ, जब मैं उससे मिली थी वो भींगी हुई थी, मैंने बताया ना, वो किनारे के साइड में गिर गई थी। अच्छा हाँ, तो बस वही मेरी आंखों में बस गई थी, मेरे दिल में। मैंने उसी को याद करके, उसी समय को याद करके मैंने इसे बनाया है। अच्छा, वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है ना? हाँ। उनकी माँ कहती है, हाँ, लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन लड़की, माँ फिर से, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो आगे क्या करना है? आगे बस देखिए, मैंने तो स्केच बना दिया, अब आप लोग देखिए क्या करना है। आपको मेरी शादी करवानी है 2 महीने के अंदर और मैं इसी को अपना पार्टनर मानूंगी। तो आप लोग देख लो कि आप लोग को क्या करना है। अच्छा बच्चू, धमकी दे रही है? माँ, मैं धमकी नहीं दे रही, बस आपकी होने वाली बहू को ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी माता जी प्लीज़ अपनी बहू को ढूंढ लो। दादी माँ हंसते हुए कहती हैं, अच्छा, मतलब इतनी बेचैनी है? मुझे नहीं है, मैं और 2-4 साल रुक सकती हूँ और आराम से इसको ढूंढ सकती हूँ और पटाना भी तो है ना आपकी बहू को। पटाना है? हाँ, अब तो आप लोगों ने टाइम तो दिया नहीं मुझे, अब 2 महीने के अंदर इसको ढूंढना भी है और इसको शादी के लिए प्रपोज भी करनी है और रिक्वेस्ट भी करनी है कि मुझसे शादी कर ले। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग ही कोई तिगड़म लगाओ और अपनी होने वाली बहू को ढूंढो। अच्छा, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि ये कहाँ की होगी? अनाया उस तस्वीर को देखते हुए कहती है, दादी माँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो बनारस की ही रहने वाली है। हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरी गट्स फीलिंग कहती है ना कि ये बनारस की रहने वाली है। अच्छा ठीक है, फिर बनारस में ही ढूंढना स्टार्ट करते हैं पहले। नहीं दादी माँ, मैं चाहती हूँ कि बनारस के अलावा आसपास के और भी स्टेट जो हैं वहाँ पर भी ढूंढे जाए।
वो अपने पापा और दादू की तरफ देखती है तो दादाजी उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा तुम हमारी इकलौती पोती हो, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर तुम यही चाहती हो कोई बात नहीं, हम इंडिया के हर कोने कोने में ढूंढेंगे, कहीं फिर तो मिल जाएगी। अनया उठती है, दादू के गले लगते हुए कहती है, थैंक यू दादू। मेरा बच्चा तुम बहुत खुश रहो, तुम्हारे चेहरे पर उदासी हमें बर्दाश्त नहीं होती। उसके पापा भी उठते हैं, उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा आप बस खुश रहिए, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और रही बात है आपकी शादी की, ठीक है कोई बात नहीं, आपको यही लड़की पसंद है, इसी लड़की से होगी। तो अनाया जो है अपने पापा को हाथ पकड़ते हुए कहती, पापा हाँ बेटा, पापा वो आप ना बस पता करो, ठीक है, आप ना किसी भी तरह का कोई फोर्स मत कीजिएगा, अगर ये करना चाहेगी तो ही हम करेंगे, नहीं तो उसके बाद अगर वो मना की तो आप लोग जो कहोगे जैसा कहोगे मैं करूँगी, लेकिन मैं किसी के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। ये सुनते हैं सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। गर्व था अपनी पोती पर, अपनी बेटी पर, कि वो किसी भी तरह पे किसी के साथ फोर्स नहीं करना चाहती। दादी माँ उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा, आपकी मोहब्बत सच्ची है तो ऊपर वाले सुनेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है, क्या आकृति सच में मिलेगी, अगर वो मिलेगी तो क्या अनाया से शादी करेगी या नहीं, जानेंगे सब अगले पार्ट में।